गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर क्लास में स्वागत है आपका। हमारा लास्ट लेक्चर जो भारतीय जनसंख्या पर था उसी में हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं एवं प्रमुख प्रवृत्तियाँ। यह क्वेश्चन काफ़ी आपके महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि पॉपुलेशन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक। ठीक है, तो इसके बारे में हम भारतीय जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, कुछ एक तो बातें आप भी जानते होंगे कि विविधता भरा देश है हमारा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। देखिए 1951 में अगर हम देखें भारतीय जनसंख्या की बात करें तो भारतीय जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ थी। ठीक है, आज़ादी के बाद की बात है, ये 36 करोड़ थी। और वही जनसंख्या आज 2001 में बढ़कर 102.7 करोड़ और मार्च 2011 के अंत में बढ़कर 121.07 करोड़ होने का अनुमान है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। ये डाटा इस तरीके से आप डालते रहिए अपने पेपर में। विश्व की कुल 730 करोड़ जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग भारत में है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। ठीक है, और उसमें हम कितनी परसेंट जनसंख्या निवास कर रही है? 17.2%। तो ये थोड़े डाटा आप याद करिएगा, काफ़ी आपके उत्तर में आपके इनपुट बनेंगे ये डाटा, तो थोड़ा याद करते हुए चलिएगा। कॉपी लीजिए और कॉपी में डाटा लिखते चलिए ताकि आगे आपको रिपीटेशन का ही काम करना पड़े। विशाल जनसंख्या है भारत की, बिल्कुल विशाल है। देखिए 51 में 36 करोड़, 81 में 68 करोड़, 93 में 84 करोड़, 2001 में 102 करोड़ और अभी 2011 में 121 करोड़। ठीक है, और अब जनगणना कब होने वाली है? 2021 में। ध्यान रखिएगा, जनगणना जो हमारी होती है हर 10 साल में हमारी जनगणना होती है। तो 2011 में हुई, अब 2011 के बाद में अब 2021 में होगी हमारी जनगणना। ठीक है ना। विश्व में दूसरे स्थान पे हैं, बिल्कुल आपको पता ही है। पहले स्थान पे है चाइना, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 136 करोड़। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, ये भी छुपा हुआ तथ्य नहीं है। 1901 में देखिए जनसंख्या हमारे 23.8 करोड़ थी, जो कि 51 में 36 करोड़, 71 में 54 करोड़, 91 में 84 और अब 125 करोड़। ठीक है, जनसंख्या अगर इसी रफ्तार से बढ़ती गई तो 2026 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 141 करोड़ तक पहुंच जाएगी। जनसंख्या की वृद्धि दर ऊँची, कल ही मैंने आपको बताया था कि हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर 51 के बाद में जो फ्रेज आया, उस फ्रेज में हमारी जनसंख्या में काफ़ी तेज़ गति से वृद्धि हुई। 1951 से 81 और 81 से 91, ये दो फेज ऐसे रहे हैं कि हमारी जनगणना में हमारी जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी तेज़ रही है। ब्रिटिश शासन तक हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर तेज़ रफ्तार से नहीं, आप ये देख सकते हैं, इसमें भी पता चल रहा है अपने। ये देखिए आप, 71 से 81 के दशक में 24.66% की वृद्धि हुई है और 81 से 91 के अंतर्गत ये 23.85% की दर से इसमें वृद्धि हुई है। 91 से 2001 के बीच में ये हुई है 24.34% की दर से ये वृद्धि हुई है। और अब आप ये वृद्धि की रफ्तार देखिए, 2001 से 11 के बीच में ये 17.7 है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वृद्धि दर में अब धीरे धीरे अब कमी हो रही है। लेकिन ये पहले तो जो 51 के बाद का जो फ्रेज आया, स्पेशली 71 के बाद का, आप उसमें जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में भारत रहा है। ऊंची जन्म दर, ये भी लास्ट टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं कि भारत की जो जन्म दर है वो काफ़ी ऊंची है। भारत में 1901 से 11 के दशक में जन्म दर 48 प्रति हज़ार थी, जो कि आप देखिए अब आप ये जन्म दर हमारी जो 48 प्रति हज़ार थी, आगे 51 से 61 में घटकर 42 प्रति हज़ार, 61 से 71 के दशक में 41, 71 से 81 में 36 प्रति हज़ार रही हैं। ठीक है ना। लेकिन अब अगर इस जन्म दर की हम कम तो हो रही है, लेकिन हम अगर इसका कंपैरिजन करें अन्य देशों से, तो जहाँ इंग्लैंड में ये 11 है,
फ्रांस में 12 है, अमेरिका में 14 है। उस अनुसार देखा जाए तो भारत में तो काफ़ी ज़्यादा ही है, ठीक है ना। इसी तो भारत में 2013 में जन्म दर कितनी बता रहे हैं ये आपके, ये हैं 21.4 प्रति हज़ार होने का अनुमान। आगे चलते हैं। ऊंची जन्म दर, भारत की ऊंची मृत्यु दर, छोटी मृत्यु दर, जन्म दर के साथ साथ हमारे देश में मृत्यु दर भी बहुत अधिक रही है। इसका कारण आप कह सकते हैं कि हमारे चिकित्सा सुविधाओं का अभाव हो रहा है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का। आर्थिक विकास का स्तर भी हमारे कम रहा है, और जीवन स्तर है, जीवन स्तर के कारण हमारा जो जीवन स्तर इस वजह से क्या है, ऊंचा नहीं रहा, और मृत्यु दर इस वजह से हमारे ज़्यादा रही है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर तो और भी ज़्यादा रही है। आप ये डाटा इनपुट डालते रहिएगा अपने जब भी आपके पेपर में, ठीक है। इसमें आगे हम चलते हैं। और लेकिन ये है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब चिकित्सा सुविधाओं का जैसे जैसे विस्तार होता जा रहा है, मृत्यु दर में कमी आ रही है, लेकिन अगर हम और देशों के कंपैरिजन में करें तो अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है चिकित्सा सेवाओं में। आगे चले। कार्यशील जनसंख्या का नीचा अनुपात, भारत की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कम है। अगर हम इसको देखें, अभी लेटेस्ट का अगर हम डाटा लेते हैं तो आप ये देखिए कि कार्यशील जनसंख्या 1993 में कुल जनसंख्या का 84.6 करोड़ थी, यानी कार्यशील जनसंख्या, कुल कार्यशील जनसंख्या 33 करोड़ थी। इसी प्रकार कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का 37.5% है, जबकि 51 में ये है 39% है। लेकिन अगर विकसित देशों की बात करें तो वहाँ कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50 से 55% तक होती है। देखिए, कार्यशील जनसंख्या का मतलब समझिए, 15 साल के बाद में 15 से 59 ईयर्स तक की जो जनसंख्या, इस एज में जितनी ज़्यादा हमारी जनसंख्या का पार्ट होगा वो कार्यशील वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है। 15 से नीचे तक में चूँकि बच्चे आ जाते हैं, और 59 के बाद में यानी 60 के अबव के बाद में बुजुर्ग, ये क्या है, आश्रित जनसंख्या कहलाती है। ये किस पर डिपेंड करती है, वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। तो वर्किंग पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा जनसंख्या में, वर्किंग पॉपुलेशन का जितना ज़्यादा भाग होगा, आप सीधा समझ रहे हैं कि कार्य करने वाले लोग जितने ज़्यादा होंगे तो उस देश का ग्रोथ तो अपने आप ही तेज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि हमारा जो कार्यशील जनसंख्या का जो अनुपात है वो आप देखिए लगभग 37-39% के आसपास में है, जबकि विकसित देशों में 50-55 के लगभग होता है। तो ये क्या है, ये हमारे कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या का ड्रॉबैक है। लेकिन अब अगर इसमें भी एक चीज़ देखी जाए तो भारत में कार्यशील जनसंख्या तो लगभग 55% है, लेकिन मेन कारण क्या है कि बेरोजगारी की वजह से कार्यशील जनसंख्या का अनुपात हमारे कम हो जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि इस एज में हमारे लोग कम हैं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में उनको काम नहीं मिल रहा है, तो काम नहीं मिल पा रहा है तो वो खुद आश्रित हैं, है ना। कार्यशील जनसंख्या का वो पार्ट भी आश्रित है। तो ये रेशियो के बारे में बताई गई है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं कि कार्यशील जनसंख्या का 55% भाग है, पर बेरोजगारी के कारण कार्यशील जनसंख्या कम है, ठीक है। ये देखिए, सीधी बात है, जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का भाग ज़्यादा रहेगा तो गैर कार्यशील जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या का भाग कम रहेगा। और अगर इसका अपोजिट करते हैं, कार्यशील जनसंख्या कम रहेगी तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा रहेगा। अब हम इस डाटा को अगर देखते हैं तो आप ये देखिए 2011 के ये डाटा आप ले सकते हैं। 2001 का देखिए, हमारी जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 40% है। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल जनसंख्या में गैर कार्यशील जनसंख्या का परसेंटेज कितना आएगा, 60%। यानी कार्यशील वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, ये दोनों मिलाकर आपकी टोटल पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। तो अगर इसका पार्ट कम होगा, ठीक है, इसका पार्ट कम होगा तो सीधी सी बात है इसका पार्ट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अगर किसी भी देश का विकास करना है तो हम ये मानते हैं कि उस देश में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा होना चाहिए, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए, और उसमें भी बेरोज़गारी कम होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारा ड्रॉबैक है ये कि हमारे पास में जनसंख्या का बहुत अच्छा वो है, बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास में जनसंख्या है, लेकिन वर्किंग पॉपुलेशन जो काम करते हैं वो उसका स्तर कम है, इसलिए ग्रोथ कम हो पा रही है। आगे है जनसंख्या का दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण। अगर जनसंख्या का व्यवसाय के आधार पर वितरण देखा जाए तो हमारी जनसंख्या का
अगर देखते हैं हम 91 की जनगणना के अनुसार लगभग 67.4% जनसंख्या कृषि, पशुपालन और खनन उद्योगों में संलग्न है। यानी प्राइमरी सेक्टर में हमारी जनसंख्या का लगभग 60% से ऊपर भाग प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है। उद्योगों की अगर बात करें तो सिर्फ मात्र 12%, अन्य व्यावसायिक सेवाओं में 20.5% जनसंख्या लगी हुई है। अब अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की ही बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या का 85% भाग कृषि और पशुपालन से अपनी आजीविका कमाता है। ठीक है, जबकि तो ये आप ये देखिए कि हमारे जनसंख्या का जो वितरण है व्यवसाय के अनुसार वो भी देखिए कि है प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है और सर्विस सेक्टर में फिर ज़्यादा है। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर आता है उसमें हमारी जनसंख्या का बहुत कम पॉपुलेशन है। तो इस वजह से क्या है कि हमारे ग्रोथ है ना, वो उस ग्रोथ में भी हमारे क्या है कि फिर प्राइमरी सेक्टर ही हावी रहता है। और प्राइमरी सेक्टर कृषि मुख्य रूप से मानसून पर हावी है। तो ये आपस में लिंक जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं असमान घनत्व। जनसंख्या का घनत्व भी असमान है। मैदानी और नदी प्रदेशों के पास में जनसंख्या या औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। ये आप डाटा देख सकते हैं। साक्षरता का अभाव। जनसंख्या की एक विशेषता और ये है कि हमारे यहाँ जो है जनसंख्या का बहुत अधिक भाग अशिक्षित है, कह सकते हैं आप। ठीक है ना। जनसंख्या का काफ़ी अधिक भाग हमारा अशिक्षित है। हम वो रेशियो अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पाए विकसित देशों के अनुसार। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो जैसे केरल में 94% जनसंख्या शिक्षित है, महाराष्ट्र में 82%। अदरवाइज़ आप ये देखें तो साक्षरता अनुपात हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा यह है साक्षरता अनुपात 73% है। ठीक है ना। तो अभी भी काफ़ी कुछ साक्षरता के क्षेत्र में किए जाने की आवश्यकता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री जनसंख्या कम। ठीक है। पुरुषों की देखिए इसकी हानि क्या है कि भारत के मुकाबले कम है। तो इससे हानि क्या है? इससे हानि ये है कि प्रति 1000 पुरुषों में हमारे यहाँ पर अभी इस समय जो बताई गई है इसमें 943 स्त्रियाँ, यानी एक पुरुष को वो क्या है कि आगे वो मैरिज के संबंध में ये परेशानी आगे आती है। ठीक है ना। अगर स्त्री जनसंख्या हमारे कम रहेगी तो वो फिर वो सीक्वेंस बिगड़ जाता है। ठीक है। तो ये जो अंतर आ रहा है, स्त्री लिंगानुपात हमारा जो बिगड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं आगे हमारी जनसंख्या में आने वाली परेशानियों को इंगित कर रही है। लिंगानुपात का ये जो असंतुलन है ये मुख्य रूप से स्त्रियों की अपेक्षा कम देखभाल, दरिद्रता व ऊंची मृत्यु दर के कारण है। आगे चलते हैं। औसत आयु कम पर सुधार करो। हमारे इस समय जो औसत आयु है विकसित देशों के मुकाबले तो कम ही है। यहाँ भारत में जो औसत आयु है 65 वर्ष है, यानी एक व्यक्ति की लगभग ये माना जाता है कि वो 65 वर्ष तक अपना जीवन जीता है। अगर हम इसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं में सुधार कर सकें तो ये काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी कि लंबे समय तक हमारे व्यक्ति जी पा रहे हैं। 1951, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, गौर करने लायक बात है। 1951 में भारत की जनसंख्या की औसत आयु 32 वर्ष थी, जो अब बढ़कर 67.7 वर्ष हो गई है। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता, सीधी सी बात है, गाँवों का देश है भारत, और गांव में हमारी जनसंख्या का 68.84% जनसंख्या गाँव में और 31.16% जनसंख्या शहरों में रहती है। ठीक है। आबादी ये धीरे धीरे ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, गाँवों से पलायन हो रहा है, लेकिन अभी आप देखिए कोरोना के बाद में वापस से गाँवों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, है ना हमारा। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण आबादी शहरी आबादी की अपेक्षा ज़्यादा है। गाँव में अभी भी हमारे देश का 2/3 भाग निवास करता है। आगे है आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या। अगर आयु वर्ग के अनुसार देखें तो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। तो 56% जनसंख्या 15 से 59 वर्ष तक में है। 6% जनसंख्या ही 60 वर्ष के ऊपर है। अब आप कहेंगे कि मैडम वर्किंग पॉपुलेशन तो हमारी 56% है, वहाँ पर 40% ही क्यों आ रहा था? तो फिर वापस से बताती हूँ, बेरोजगारी की वजह से भी ये रीजन 40% हो गया है। ठीक है ना।
आगे, विविध धर्म और संप्रदाय और भाषाओं का देश। तो भारत में ये तो पता ही है आपको, बहुत ज़्यादा जनसंख्या अलग अलग धर्मों को संप्रदायों को मानने वाली है, अलग अलग भाषाओं को मानती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, इसके बाद मुसलमान, फिर सिख, ईसाई, 8.2% बौद्ध जो है। ठीक है, आगे बात करते हैं। धनी देश की निर्धन जनता। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश है भारत, लेकिन यहाँ की अधिकांश जनसंख्या अल्प विकास के कारण निर्धन है। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 2004-05 में देश की 41.8% ग्रामीण जनसंख्या और 25.7% शहरी जनसंख्या गरीबी की न्यूनतम रेखा के नीचे थे। प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी नीचा है। योजनाबद्ध विकास के बावजूद भारत में 21.92% जनसंख्या का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। जनसंख्या की जटिल समस्या। भारत में जनसंख्या की समस्या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की है। यहाँ जनाधिक्य तो है, साथ ही जनाधिक्य तो है ही, साथ ही जनसंख्या बीमार, कमज़ोर, अकुशल एवं मानसिक दृष्टि से दुखी भी है, और निर्धनता ने इस समस्या को जटिल बना दिया है। ठीक है, तो ये आज हमारी भारत की जनसंख्या की विशेषताओं पर आधारित हमारा ये टॉपिक है जो कंप्लीट हुआ है। आगे नेक्स्ट हम जनसंख्या की और विशेषताओं का आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।